स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं स्पोकन इंग्लिश से संबंधित कुछ ग्रामर के टॉपिक। स्पोकन इंग्लिश का ये अपना 6 वीडियो है। इससे पहले हमने 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नाउन, प्रोनाउन और वर्ब्स। इनके बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरू कर रहे हैं आज का ग्रामर से संबंधित अपना टॉपिक। सबसे पहले हम बात करें नाउन। नाउन जो होती है वो क्या होती है? संज्ञा होती है। तो हिंदी में हम बात करें किसी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी का भी वो नाम हो वही संज्ञा है। अंग्रेजी में कहेंगे ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। किसी भी व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। या फिर पहले स्थान का कोई नाम हो तो भी वो क्या है? संज्ञा। और ए थिंग, किसी वस्तु के नाम को भी क्या कहेंगे? संज्ञा। कि किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु, इनके नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। एवरी वन नेम इज नाउन। कि प्रत्येक जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, वो सभी क्या है? संज्ञा है। कि जिस किसी का भी कोई भी नाम हो वही क्या है? संज्ञाएं हैं, नाउन है। फिर हम बात करें काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी में तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर हम बात करें जातिवाचक में ही द्रव्यवाचक और गुणवाचक, ये दोनों संज्ञा इसी में आती हैं। फिर हम बात करें सबसे पहले इस अंग्रेजी में कितने नाउन होते हैं? 5 होते हैं, 5 होते हैं। सबसे पहले की बात करें प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम ही होगा। तो इसे कहेंगे ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस। इट इज डेली सिंगुलर नंबर। कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? हमेशा ही एक वचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन संज्ञा होने पर वो जातिवाचक में आ जाती है। तो एक वचन संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में या प्रॉपर नाउन में किया जाता है। इसका हम एग्जाम्पल देखिए। सुनील मतलब किसी व्यक्ति का नाम, झुंझुनू मतलब किसी स्थान का नाम, रामायण मतलब किसी वस्तु का नाम। तो ये एक पुस्तक है जिसका नाम रामायण है। अगर पुस्तक होता तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती, तब वो संज्ञा जो है वो चेंज हो जाती। ये हम आगे देखेंगे पुस्तक जो है वो कौन सी संज्ञा है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें। अगली जो नाउन है वो है कॉमन नाउन। सेकेंड नंबर की नाउन है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ऐसे हम माने जातिवाचक मतलब एक संपूर्ण जाति का वो बोध कराती है, चाहे वो व्यक्ति की जाति हो, चाहे वस्तु की जाति हो, चाहे वो स्थान की जाति हो। संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अंग्रेजी में हम बात करें कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। मतलब सेम क्लास होनी चाहिए वो। तो ये क्या करते हैं? समूह का बोध कराते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें, कैसे पहचानेंगे कि ये जातिवाचक संज्ञा है या नहीं है? मतलब मैन होता है आदमी। तो आदमी जो है ये संपूर्ण आदमी की जो जाति है उसका बोध कराता है। अगर उस आदमी का कोई नाम होता तब वो किस में आ जाता? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता। सिटी, तो जो शहर हैं ये भी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। अगर किसी एक सिटी का नाम आ जाता तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। तो इसमें कॉमन नाउन में क्या होता है? बहुवचन का प्रयोग होता है। और जो प्रॉपर नाउन होती है उसमें सिंगुलर नंबर का प्रयोग होता है। ऐसे यहाँ बुक, जो हमने पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था, बुक कौन सी संज्ञा में आती है? तो ये कॉमन नाउन में आती है, क्योंकि इसमें सभी पुस्तकें आ गई, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे इकोनॉमिक्स की हो, पॉलिटिकल की हो, साइंस की हो, मैथमेटिक्स की हो, कोई भी पुस्तक है वो इसी के अंतर्गत ये पुस्तकों का संग्रह है। तो ये कॉमन नाउन में आ जाएगा।
फिर हम बात करें अगर किसी सब्जेक्ट की पुस्तक की बात करें तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाती है। अब हम आगे बात करते हैं संज्ञा का तीसरा जो रूप है वह है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो है ये इसको द्रव्यवाचक या फिर धातुवाचक संज्ञा भी कहते हैं। इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। ए मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। इसमें क्या होता है, लिक्विड होता है। लिक्विड क्या होता है, द्रव्य होता है और ये संग्रह का बोध कराता है। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लें, मिल्क। मिल्क क्या है, लिक्विड है, तो मिल्क द्रव्यवाचक इस मटेरियल नाउन में आता है। गोल्ड भी द्रव्य है या धातु है, आयरन भी धातु है, तो ये सभी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो ये मटेरियल नाउन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। अगले नाउन की बात करें, अगला नाउन जो है वो 4th नंबर का है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें भी समूह का बोध होता है, जैसे जातिवाचक संज्ञा का ये एक रूप है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ए होल। मतलब व्यक्ति या वस्तु के संगठन का बोध कराने वाले जो भी नाउन हैं, जो भी संज्ञा हैं, वो कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो है क्लास, जो अपनी कक्षा है, विद्यार्थी जहाँ एक झुंड में बैठते हैं तो वो समूहवाचक संज्ञा है। आर्मी जो सेना हो गई वो भी समूह में रहती है। पुलिस भी समूह का बोध करा रहा है। क्राउड जो भीड़ होती है वो भी समूह का ही बोध करवा रही है। तो ये सभी कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब हम देखते हैं जो नाउन है उसका 5th जो इसकी काइंड है, इसका 5वां प्रकार है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए थिंग विच वी कैन नीदर सी नोर टच बट विच वी कैन ओनली थिंक ऑफ। मतलब जो भाववाचक संज्ञा है उसको हम छू नहीं सकते, उसे केवल हम महसूस कर सकते हैं। वो क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। इसमें क्या आते हैं? गुण आते हैं, भाव आते हैं, अवस्था आती हैं। इन सभी का बोध कराने वाली संज्ञा जो होती है वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। एग्जाम्पल की हम बात करें, गॉडनेस, ऑनेस्टी, डेथ, ये सभी जो हैं ये भाववाचक संज्ञा हैं। इनको हम महसूस ही कर सकते हैं, इनको छू कर नहीं देख सकते। मतलब जो ऑनेस्टी होती है, ईमानदारी होती है, तो वो महसूस की जाती है कि ये व्यक्ति ईमानदार है। वो हमें उसको हम छू नहीं सकते। उस व्यक्ति को ज़रूर छू सकते हैं मगर उसकी ईमानदारी को हम छू नहीं सकते। तो ये तो अपना छोटा सा टॉपिक नाउन से संबंधित था, कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। सर्वनाम मतलब सबका नाम। हिंदी में बात करें तो संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द काम में लेते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते राम गिर गया, तो यहाँ राम जो है वो 2 बार प्रयुक्त हुआ है। तो दूसरी जगह हम लिख दें कि वह गिर गया। राम दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते वह गिर गया, तो यहाँ पर वो जो वह शब्द आया है वो राम के स्थान पर आया है। राम इसमें क्या था? प्रॉपर नाउन थी, संज्ञा थी, और संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वो सर्वनाम कहलाता है। तो यही सर्वनाम होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल हम बात करें, श्याम इज ए बॉय, ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ ही जो शब्द आया है ये इस श्याम की जगह आया है। तो श्याम की जगह जो भी शब्द आया है वही क्या है? सर्वनाम है। इस एग्जाम्पल से भी आप इसको समझ सकते हैं। फिर हम देखें प्रोनाउन के जो काइंड्स हैं उनकी बात करें तो इसमें सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउंस, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आते हैं? आई, मी, वी, अस, ही, हिम, शी, हर, दे, देम। मतलब सेंटेंस में ये एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। सेंटेंस की हम बात करें तो ये एक दूसरे के अपोजिट उस सेंटेंस में प्रयुक्त
किए जाते हैं। तो ये सभी क्या हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर हम अगले प्रकार की बात करें तो वह है पसेसिव प्रोनाउन, मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें आएंगे माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हैर, देर, देयर्स। ये सभी संबंध प्रकट करने वाले सर्वनाम हैं। अगले प्रकार की हम बात करें रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, मतलब निजवाचक सर्वनाम। इसमें सेल्फ, सेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, आवरसेल्फ, देमसेल्व्स, इनका प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में किया जाता है। तो ये निजवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल है राहुल पनिश्ड हिमसेल्फ। तो यहाँ हिमसेल्फ आ गया, तो यहाँ जो सेल्फ लास्ट में जुड़ गया है, इसका मतलब ये निजवाचक रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है। इसके अगले प्रकार की हम बात करें तो वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का अर्थ होता है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें हु, होम, विच, दैट आदि शब्दों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की हम बात करें, आई हेट द पर्सन हु ऑलवेज टेल्स ए लाई। तो यहाँ ये हु आ गया, तो ये हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन को प्रकट कर रहा है। तो इसी से हम समझ गए ये कौन सा प्रोनाउन है। अगले प्रोनाउन की बात करें तो वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें वाई से शुरू होने वाले जो भी शब्द हैं वो क्या है, वो प्रश्न पूछने का बोध कराते हैं। जैसे WH से, वाई मतलब नहीं, WH से, WHAT वाट, WHAN, WHY, WHRE, सभी में WH से ये शुरू हो रहे हैं। तो WH से ये शुरू हो रहे हैं तो ये प्रश्नवाचक का बोध करवा रहे हैं। तो ये शब्द जहाँ भी आएंगे वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। अगले की बात करें, अगला जो अपना प्रोनाउन है वो है डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें दिस, दैट, देज, दोज आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें, दिस कार इज माइन। तो यहाँ ये दिस शब्द आ गया, तो दिस शब्द जो है ये इसी सर्वनाम का बोध करवा रहा है। अगले सर्वनाम की बात करें तो वो है इंडेफिनेट, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें वन, समवन, एवरीबॉडी, समथिंग्स, ऑल, सम, नोबडी आदि शब्दों का प्रयोग सेंटेंस में हमें देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल हम देखें, ऑल मैन आर मॉर्टल। तो यहाँ आल जो आ गया है तो वो ऑल जो है ये इसी से संबंधित है, मतलब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें हम सामने वाले का अनुमान नहीं लगा सकते कि वो कौन है। तो अनिश्चय का मतलब जो निश्चित नहीं हो। इसको हिंदी में हम समझें, हम मान लो कमरे के अंदर हैं और बाहर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो हमें यह नहीं पता कि बाहर कौन है, तो वो अनिश्चय का बोध करवा रहा है। उसको हम देखेंगे, उसको पहचान लेंगे, तब वो इसका अपोजिट निश्चयवाचक हो जाता है। अगले प्रोनाउन की हम बात करें तो अगला जो प्रोनाउन है वो डिस्ट्रीब्यूट से संबंधित है, मतलब वो बांटने का काम करता है। डिस्ट्रीब्यूट वो करता है। ईदर, नीदर, इच, एवरी, नन, एनी, ये जो शब्द जो हैं ये जिस सेंटेंस में आते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव या विभाजक का कार्य करते हैं, तो वो सर्वनाम हो जाएगा विभाजक सर्वनाम। अगले सर्वनाम की हम बात करें तो वो है एम्फेटिक। एम्फेटिक मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये सर्वनाम जो है ये प्रयुक्त होता है। जैसे सेल्फ, सेल्व्स, ये इनसे जुड़े होते हैं। ये तो हमने पहले भी देखे थे, मगर ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं तब ये इस सर्वनाम का बोध कराते हैं। शी हरसेल्फ रोट द लेटर। तो यहाँ शी सब्जेक्ट है, इसके तुरंत बाद ये आया है, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन का बोध करवा रहा है। अब हम अगले टॉपिक की बात करें तो वो अगला टॉपिक अपना वर्ब से संबंधित है। वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। क्रिया क्या होती है?
कि हम कोई भी काम करते हैं, खाना खाते हैं, दौड़ते हैं, सोते हैं, उठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो अपने द्वारा जो भी क्रिया होती है, जो भी काम होता है, वही क्या होती है, क्रिया कहलाती है। कि किसी कार्य का आभास होना ही क्रिया कहलाता है। इसके हम प्रकारों की बात करें तो सबसे पहले है ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब सक्रामक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, वाक्य का स्ट्रक्चर जो होता है इसमें वो होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। कि इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनों मौजूद होते हैं, वो सक्रामक क्रिया कहलाती है। मतलब जिसमें कर्म सहित जो प्रयुक्त हो वो सक्रामक क्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देखें, आई तो हो गया सब्जेक्ट, रेड वर्ब, ए बुक ऑब्जेक्ट। तो इसमें तीनों चीज़ हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जहाँ तीनों मौजूद हों वो ट्रांजिटिव वर्ब से कहलाती है। तो आई रीड ए बुक जो है ये एक सक्रामक क्रिया है। इसकी अपोजिट इंट्रांसिटिव मतलब आक्रामक क्रिया। आक्रामक क्रिया में क्या होता है, आक्रामक क्रिया में इस ऑब्जेक्ट जो है इसका अभाव हमें देखने को मिलता है। मतलब इसमें कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता वो आक्रामक क्रिया कहलाती है। इसमें ये आ है ये आक्रामक होगा, आक्रामक नहीं आक्रामक। इसमें कर्म का अभाव होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो एग्जाम्पल है आई रीड, आई इसमें सब्जेक्ट है, रीड इसमें वर्ब है। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें एब्सेंट है। तो ऑब्जेक्ट एब्सेंट होने के कारण ये कौन सी क्रिया है, आक्रामक क्रिया है। फिर क्रिया का अगला रूप हम देखें ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है, सहायक क्रियाएं। इसमें हम बात करें इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, शाल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट। तो ये सभी सहायक क्रियाएं हैं। इन सभी के बारे में हम आगे देखेंगे। अब हम अगला जो अपना टॉपिक है वर्ब देख लेते हैं और इस टॉपिक के बाद में अपना ये वीडियो हम समाप्त करेंगे। तो इसमें हम देखें प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस में कौन सी वर्ब आती हैं, इज, एम, आर। पास्ट टेंस में कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वाज, वर। तो सबसे पहले हम देखें इज और वाज, इसका प्रयोग मतलब प्रेजेंट का इज है और पास्ट का वाज है। इन दोनों का प्रयोग हम ही, शी, इट मतलब कोई भी जो चीज़ है इट होती है तो उनके साथ हम इनका प्रयोग करते हैं। तथा वो दूसरी शर्त क्या है, वो क्या होनी चाहिए, सिंगुलर नंबर होनी चाहिए, मतलब वो एक वचन में होनी चाहिए, तभी हम इज वाज का प्रयोग करते हैं। और क्या खास बात है, प्रश्नवाचक जो वाक्य है मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट से पहले इनका प्रयोग होता है। मतलब प्रश्नवाचक जो सेंटेंस है उसमें इज और वाज इनसे जो सेंटेंस है वो शुरू होगा तो वो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। और अंत में इनका जो साइन है, जो चिन्ह है वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। और जो नेगेटिव सेंटेंस है मतलब जो नकारात्मक वाक्य हैं उसमें क्या होता है, उसमें इज और वाज के बाद में नोट लगाया जाता है। नोट, NOT मतलब नकारात्मक ये शब्द है, नोट लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम देख लें, इज ही नोट योर क्लास फेलो। तो यहाँ इज से शुरू हो रहा है, तो इज से शुरू हो रहा है तो हमने देखा वो प्रश्नवाचक वाक्य है। सब्जेक्ट से पहले अपनी ये वर्ब लग रही है इज, तो ये ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले इज लग रहा है, मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इसके ही के तुरंत बाद नोट आया है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो ये इसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों सेंटेंस इसमें प्रयुक्त किए गए हैं। आगे हम बात करें ही वाज नॉट एन एबल लीडर। तो इसमें हम बात करें, इसमें अंत में फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क इसके अंतर्गत नहीं है, मतलब ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। तो इसमें हम बात करें ही वाज और वाज के तुरंत बाद नोट आया है, मतलब ये नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं इज वाला तो प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा और वाज वाला पास्ट टेंस में आ जाएगा। तो सेकेंड एग्जाम्पल
जो है वो पास्ट टेंस से संबंधित है और फर्स्ट एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस से संबंधित है। आगे हम बात करें एम वाज। एम और वाज जो वर्ब है इनका प्रयोग सदैव ही किसके साथ होता है? आई जो सब्जेक्ट है उसके साथ इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, एम आई नॉट रिच। तो यहाँ हम देखें एम, आई के साथ एम लगा है, तो एम से ये सेंटेंस शुरू हो रहा है, मतलब ये इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक ये सेंटेंस है और इसमें नोट भी लगा है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो ये एम आई नॉट रिच, तो ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस इसमें प्रयुक्त हुए हैं। आगे हम बात करें आर वर। आर वर जो वर्ब्स हैं उनका प्रयोग किसके साथ होता है? वी, यू, दे और प्लूरल नंबर, मतलब बहुवचन जो शब्द होते हैं उनके साथ आर और वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, आर दे नॉट स्टूडेंट्स, मतलब आर से ये शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हम बात करें तो ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस है तो उसके बाद में आर से ये शुरू हो रहा है, मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और सब्जेक्ट के तुरंत के बाद में नोट आ रहा है, मतलब ये नेगेटिव भी सेंटेंस है। तो इसमें कौन कौन सी बात आ गई? तो ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव ये दोनों प्रकार का सेंटेंस हमें इसमें देखने को मिला है। और टेंस की बात करें तो ये प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, दी बर्ड्स वर ऑन ट्रीज। यहाँ पर बर्ड्स मतलब बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी दे बहुवचन है, यहाँ भी द बर्ड्स जो है ये बहुवचन है, तो इसके साथ वर का प्रयोग होगा या आर का प्रयोग होगा। यहाँ इस सेंटेंस की बात करें तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो इसके साथ वर लगाया जाता है। अब हम आगे बात करें यूज ऑफ हैज हैव हैड, कि हैज हैव हैड ये जो वर्ब्स हैं इनका प्रयोग किसके साथ और कहाँ पर किया जाता है? तो इसका अर्थ की हम बात करें तो इसका अर्थ है पास है, हैज हैव का तो अर्थ हो जाएगा पास है और हैड का अर्थ हो जाएगा था, मतलब ये तो पास्ट का है और ये दोनों प्रेजेंट टेंस के हैं। ऐसे ही हमने पीछे नहीं देखा, इज का अर्थ तो है, आर का अर्थ हैं और एम का अर्थ हूँ, वैसे ही वाज का अर्थ तो था और वर का अर्थ था थे। अब हम बात करें हैज हैव हैड इनके बारे में। तो प्रेजेंट टेंस की हम बात करें तो इसमें ही, सी, इट और जो सिंगुलर नंबर है एक वचन है उनके साथ हैज का प्रयोग होता है। और वी, आई, यू, दे और प्लूरल नंबर जो है इन सभी के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो सिंगुलर नंबर ही, सी, इट तीन तो ये एक सिंगुलर नंबर इनके साथ हैज, और वी, आई, यू, दे इनके साथ और प्लूरल नंबर होने पर इसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम देखें तो ये इनके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल हम देखें, हैज ही ए पेन। दूसरा एग्जाम्पल है, आई हैव एन इंटरेस्टिंग चैनल। तो आई के साथ हैव का प्रयोग है और ही के साथ हैज का प्रयोग है, ये हमने अभी देखा था। अगला है पास्ट टेंस में किसका प्रयोग होता है? पास्ट टेंस में चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, पास्ट टेंस में सभी के साथ ही क्या होता है? हैड का प्रयोग होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम देखें, हैड ही नो मैनी। तो यहाँ ही के साथ भी हैड आया है और वी प्लूरल नंबर है, ये सिंगुलर था ये प्लूरल है, तो इसके साथ भी हैड आया है। वी हैड अम्ब्रेलास, मतलब इसमें सभी के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ अपना आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।